नमस्कार दोस्तों। मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहां पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मन के अंदर के डर को जगाएं और आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें कि आप थोड़े समय के लिए अपनी रोजमर्रा की स्ट्रगल, परेशानियां, थकान को भूलकर एक पारलौकिक दुनिया के रहस्यों का अनुभव करें। हम आज आपको आशीष और कोमल की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे कि शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपको अनजान रास्तों पर जाने में डर लगेगा। आशीष और कोमल कॉलेज टाइम के स्वीटहार्ट्स शादी के बाद अपने हनीमून के लिए भारत के नॉर्थ ईस्ट को चुनते हैं और इस हनीमून पर उनके साथ जो हादसा होता है वो सचमुच में अकल्पनीय होता है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। आशीष और कोमल की शादी को सिर्फ एक हफ्ता रह गया था। आशीष गुरुग्राम में एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है और आज के एम्बिशियस युवा वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। 27 साल का आशीष स्वभाव से हंसमुख, जोशीला लेकिन समझदार था। कॉलेज के पहले ही दिन उसकी मुलाकात कोमल से होती है। शायद यह लव एट फर्स्ट साइट था कि कोमल को देखते ही वह उस पर दिल हार गया था। कोमल उम्र में आशीष से ऑलमोस्ट 1 साल छोटी थी। देखने में कोमल बहुत ही सुंदर थी। गोरा रंग, बेदाग त्वचा, आकर्षक मुस्कान और कोई भी उसे देखता ही रह जाए। कोमल बेहद शांत स्वभाव की लेकिन जीवंत लड़की थी। कोमल भी आशीष की कंपनी में काम करती है। कॉलेज के दिनों में परवान चढ़ा हुआ प्यार अगले हफ्ते शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। दोनों शादी से पहले एक आखिरी डेट पर जाने का फैसला करते हैं। दोनों अपने रेगुलर कैफे में मिलते हैं तो आशीष कोमल से पूछता है, कोमल शादी को तो बस 1 हफ्ता रह गया है। शादी के बाद हनीमून के लिए कहां चलें? यूरोप, मालदीव या फिर कहीं और? इस पर कोमल कहती है, क्या आशीष, हर एक कपल शादी के बाद वहीं जाता है। आई वॉन्ट अस टू विजिट समवेयर इनसाइड इंडिया। क्यों ना नॉर्थ ईस्ट चलें? यह जगह बहुत ही सुंदर है और ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं जाते वहां पर। आई थिंक दैट्स द परफेक्ट डेस्टिनेशन। आशीष कहता है, वाओ, 7 सिस्टर स्टेट्स, चॉइस अच्छी है और वहां की खूबसूरती के बारे में मैंने भी बहुत सुना है। गुवाहाटी तक हम फ्लाइट से जा सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद एक कार रेंट पर लेकर सब जगह घूम सकते हैं। कोमल चहचहाते हुए बोलती है, बहुत अच्छा, मैं तो अभी से ही बहुत एक्साइटेड हूं। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। 1 हफ्ते बाद आशीष और कोमल की शादी हो जाती है। उनकी फ्लाइट शादी के अगले दिन की ही थी। दोनों फ्लाइट पकड़ के अगले दिन शाम को गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। रात को वो वहीं गुवाहाटी में एक होटल में रात गुजारते हैं। अगली सुबह आशीष कार रेंटल कंपनी को फोन करके एक कार की बुकिंग करता है। दोनों अभी सुबह का नाश्ता होटल में ही कर रहे थे कि तभी रेंटल कंपनी का एक ड्राइवर आशीष को कार की चाबियां देते हुए बताता है, सर, ये रही गाड़ी की चाबी। बाहर सिल्वर रंग की सेडान गाड़ी है, जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। गाड़ी में एक्टिव जीपीएस ताकि आपको रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, और सबसे अच्छी बात, गाड़ी के डैशबोर्ड पर एसओएस का बटन है अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाए या फिर कोई और तरह की इमरजेंसी आ जाती है। मदद आप तक पहुंच जाएगी। आशीष अपने वॉलेट से एक 500 का नोट निकाल के ड्राइवर को देता है और चाबी ले लेता है। ड्राइवर थैंक यू सर बोल के चला जाता है। बेल बॉय उनका सामान कमरे से निकाल के गाड़ी में रख देता है। आशीष गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगता है। गुवाहाटी से बाहर निकलते ही उनका मन वहां के प्राकृतिक सौंदर्य में डूब जाता है। साफ आबोहवा, साफ सुथरी किंतु घुमावदार सड़कें, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। आशीष भी इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सका और कोमल से बोलता है, सच में ये जगह बहुत सुंदर है और इमेजिन करो अभी हम असम में हैं। दूसरी स्टेट्स में जाते ही खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। इट्स रियली अमेजिंग ओवर हियर। इस पर कोमल कहती है, तुम ठीक कर रहे हो। अच्छा हुआ हम दूसरे कपल्स की तरह किसी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं गए। 2 दिन वो दोनों असम में अलग अलग स्थानों पर घूमते हैं। आशीष कोमल से पूछता है, कोमल, हम अभी असम में हैं तो क्या कहती हो, मायोंग चलें? इस पर कोमल डरते हुए बोलती है, ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना वहां। इस पर आशीष जोर जोर से हंसने लगा। क्या डरपोक हो तुम सच्ची में? मैं तो मजाक कर रहा था। वहां पर जाने का तो मेरा भी कोई इरादा नहीं है। मुझे यकीन है
आप में से ज्यादातर या लगभग सभी लोग मायोंग के बारे में जानते होंगे। आप कमेंट सेक्शन में दूसरे श्रोताओं को बता सकते हैं। अगले कुछ दिनों में वो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर घूम चुके थे। वो सोच रहे थे कि यह 15 दिन उनके लाइफ के सबसे अच्छे दिन होने वाले हैं, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कबीलाई जनजातियों के लोग रहते हैं और वहां का कल्चर और मान्यताएं बाकी के ज्यादातर भारत से अलग है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। घूमते घूमते वो दोनों मिजोरम में दोपहर को प्रवेश करते हैं। सारे रास्ते वो सेल्फी लेते हुए अपने हनीमून की यादों को संजो कर रख रहे थे। पूर्वोत्तर भारत में दिन जल्दी निकल जाता है और रात भी जल्दी हो जाती है। रास्ते में आशीष एक छोटे से रेस्तरां के सामने गाड़ी को रोकता है। वो वहीं पर खाना खाने का फैसला करते हैं। कोमल वॉशरूम चली जाती है और आशीष खाने का ऑर्डर देता है। खाना खत्म करने के बाद दोनों वहां बाहर ही मौसम का मजा लेते हुए चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करते हैं और उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा और कब शाम के 5 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। आशीष रेस्तरां के मैनेजर से आगे के रास्ते के बारे में पूछता है तो मैनेजर बताता है कि इसी सड़क पर सीधा लगभग 1.5 घंटे पर ड्राइव के बाद एक शहर की सीमा शुरू हो जाती है और वहीं पर कुछ अच्छे होटल्स हैं जहां पर वो रात गुजार सकते हैं। आशीष मैनेजर को धन्यवाद करके फिर से गाड़ी चलाने लगता है। मौसम भी बहुत खुशगवार था और पहाड़ी सड़कों पर कोहरा छाया हुआ था, इसीलिए आशीष गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चला रहा था। लगभग 2 घंटे गाड़ी चलने के बाद भी कोई शहर नहीं आया था। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे गांव आए थे, पर अभी तक कोई बड़ा गांव या शहर नहीं आया था। लगभग 7 बज गए थे और गहरा अंधेरा छा चुका था। कोमल पास वाली पैसेंजर सीट पर सो रही थी। अनजान जगह पर इतने घने अंधेरे में उसे ड्राइव करने में थोड़ी घबराहट हो रही थी। सड़क पर कुछ इक्के दुक्के ट्रकों के अलावा कोई और वाहन नहीं था। अगर वो अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, पर साथ में कोमल थी तो उसे चिंता हो रही थी। फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में आम बात है। वो मन ही मन में सोचता है, अगर अगले कुछ मिनटों में कोई इंसान नहीं नजर आया तो वो किसी ट्रक वाले को हाथ देकर रोकेगा और आगे का रास्ता पूछेगा। अभी गाड़ी करीब 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि अचानक ही उसे एक औरत सड़क के किनारे पर चलती हुई दिखाई दी। औरत ने वहां के कबीलों की पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। आशीष गाड़ी उसके पास रोकता है। वह मन ही मन में सोचता है, क्या इस औरत को हिंदी आती होगी? इस समय आशीष बस रास्ता पूछना चाहता था। उसने ये नहीं सोचा कि एक अकेली औरत इतने सुनसान रास्ते पे क्या कर रही है। गाड़ी पास में रुकने पर भी वो औरत चलती रहती है तो आशीष उसे आवाज देता है, मैडम जरा सुनिए। लेकिन वो औरत चलती रहती है तो आशीष सोचता है, शायद इसे हिंदी नहीं आती। वो कार से बाहर निकलकर उस औरत की ओर बढ़ता है और फिर से पीछे की तरफ से आवाज लगता है, मैडम सुनिए, क्या आपको हिंदी आती है? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? इस बार वह औरत रुक जाती है और पीछे मुड़ जाती है। वो शायद 40 साल के आसपास की होगी। उसने भावशून्य आंखों से आशीष को देखा। आशीष फिर से पूछता है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हम शायद रास्ता भटक गए हैं। मैं और मेरी पत्नी शहर की तरफ जा रहे हैं। शायद हम रास्ता भटक गए हैं। क्या आप बता सकती हैं शहर यहां से कितना दूर है? इस बार औरत जवाब देती है, करीब 35 किलोमीटर और जाना होगा इसी सड़क पर। उसकी आवाज कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी के गले में जबरदस्त खराश हो। देखने में वो औरत खूबसूरत थी, पर कुछ उसके बारे में अजीब था। आशीष उसे धन्यवाद बोलता है और पूछता है, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? इस पर वो औरत बोलती है, नहीं बाबू, मेरा घर तो पास में है और मैं अपने आप चली जाऊंगी। और कुछ रुक कर कहती है, अगर आपको जाने की जल्दी है तो यहीं अगले मोड़ से एक छोटा रास्ता शहर को निकलता है। आपका आधे से ज्यादा समय बच जाएगा। बस सड़क थोड़ी कच्ची है लेकिन साफ है। तभी आशीष के कानों में कोमल की आवाज पड़ती है। आशीष, क्या हुआ? कोमल की आवाज सुनकर वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराती है और फिर से चलना शुरू कर देती है। आशीष मुड़कर कोमल की तरफ देखता है और कहता है, बस 1 मिनट। जब वो उस औरत की तरफ वापस मुड़ के देखता है
वो औरत अब काफी दूर जा चुकी थी। आशीष वापस गाड़ी की तरफ आता है और ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और कोमल पूछती है, क्या हुआ? आशीष जवाब देता है, कुछ नहीं, उस औरत से रास्ता पूछ रहा था। बड़ी अजीब औरत थी। इस पर कोमल कहती है, वो शायद किसी ट्राइब से होगी और ट्राइबल लोग बाहर के लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते। वैसे क्या टाइम हो गया है? आशीष अपना मोबाइल फोन चेक करता है और बोलता है, तकरीबन 9 बज रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से न तो फोन पर सिग्नल है और न जीपीएस काम कर रहा है। इसीलिए रुककर उस औरत से रास्ता पूछ रहा था। अभी 9 भी नहीं बजे, इतना अंधेरा और सुनसान है। मैंने सोचा आधी रात गुजार गई है। अच्छा, अभी और कितना दूर है? कोमल हैरानी से पूछती है। आशीष हंस के जवाब देता है, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट। यहां अंधेरा जल्दी हो जाता है। वैसे उस औरत ने बताया, आगे से कोई शॉर्टकट है, वहीं से चलते हैं। थोड़ा आगे चलने पर आशीष को उस औरत का बताया हुआ रास्ता दिखाई देता है। रास्ता क्या एक कच्ची सड़क थी? आशीष उस तरफ गाड़ी बढ़ाता है। कोमल उसे बोलती है, आर यू श्योर ये रास्ता ठीक है? ऐसा लग रहा है कि जंगल के बीच से होकर निकलता है। डोंट वरी, अभी आधे घंटे में हम इसे पार कर लेंगे। अगर रास्ता ठीक ना हुआ तो मैं गाड़ी घुमा लूंगा। ये बोलते ही आशीष ने गाड़ी उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। कुछ और आगे चलने पे लगा कि जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। रात का अंधेरा पूरे जंगल में फैल चुका था। काले बादल आसमान पर छाए हुए थे और हल्की हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैर रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज और झींगुरों की सरसराहट के अलावा चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। आशीष, ये जगह ही गलत लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए, कोमल ने घबराई हुई आवाज में कहा। आशीष ने ड्राइविंग पे फोकस करते हुए जवाब दिया, डरो मत, ये बस एक जंगल है और कुछ नहीं। अभी कुछ ही देर में हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। कोमल ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी होकर ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। तभी अचानक कार के ठीक आगे कुछ आकर गिरा। संभल के, कोमल चीखी। आशीष ने झटके से ब्रेक लगाया। कार रुक गई। दोनों ने गौर से बाहर देखा। गाड़ी की हेडलाइट में उन्होंने देखा कि सड़क पर एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, गंदी, टूटी हुई और खून से लथपथ। ये कहां से आई? कोमल ने धीरे से पूछा। आशीष के जवाब देने से पहले ही हवा में किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज गूंजने लगी, खौफनाक, गहरी और गूंजती हुई। आशीष ने उस हंसी की आवाज को इग्नोर करते हुए कहा, हो सकता है ऊपर किसी पेड़ की टहनी पर हो और अचानक नीचे गिर गई हो। आशीष नहीं चाहता था कि कोमल पैनिक करे, लेकिन अंदर से वो भी घबरा रहा था। वो जल्दी से गाड़ी को फिर से स्टार्ट करता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से गाड़ी झटके के साथ रुक जाती है। वो कोमल की तरफ देखता है और बाहर निकलने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता ही है कि कोमल उसकी बांह पकड़ लेती है और डरते हुए कहती है, कहां जा रहे हो? आशीष कहता है, गाड़ी का बोनट खोल के चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तुम डरो मत, मैं यहीं पर हूं, कहीं नहीं जा रहा। आर वो गाड़ी से बाहर निकल के गाड़ी बोनट खोलता है। गाड़ी का इंजन बहुत ही गर्म था और आशीष मन में सोचता है कि इंजन तो काफी गर्म है, लेकिन कोई भी ओवरहीटिंग की वार्निंग इंडिकेटर नहीं जला। वो गाड़ी से एक पानी की बोतल निकलकर इंजन पर डालता है और रेडिएटर को खोल के उसमें पानी डालता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है। फिर से कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। गाड़ी मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चली थी कि फिर से झटके से बंद पड़ जाती है। आशीष गुस्से में बोलता है, अब क्या हुआ इसे? अब उसे थोड़ी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि चारों ओर जंगल फैला हुआ था और इस रास्ते में कोई भी वाहन नहीं था। वो कुछ मिनट गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है और फिर से बाहर निकल के गाड़ी का बोनट खोलता है, पर इंजन अब गर्म नहीं था। आशीष गाड़ी की वायरिंग चेक करता है और बाकी दूसरी चीजें चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी खराबी समझ नहीं आती। इतने में कोमल भी बाहर आ जाती है। बाहर निकल के वो अपना मोबाइल फोन चेक करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। अब क्या करें आशीष? कोमल घबराते हुए आशीष से पूछती है। आशीष अपने डर पर काबू रखते हुए कोमल से बोलता है, शायद ये सड़क खत्म ही होने वाली है।
ऐसा करते हैं कि थोड़ी दूर तक चल के देखते हैं, शायद कोई रास्ता हो। कोमल अनमने से हां बोल देती है। आशीष गाड़ी लॉक करके कोमल का हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देता है। रात के सिर्फ 10 ही बजे थे, लेकिन उस जंगल में तो रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उनके पास 2 टॉर्च थी, जो उस अंधेरे को चीरकर उन्हें रास्ता दिखा रही थीं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें कुछ दूर से मध्यम रोशनी नजर आती है, जैसे कि कुछ घरों में दीपक या लालटेन जल रही हो। यह देखकर आशीष कहता है, लगता है कि यह कोई गांव या बस्ती है। चलो चलकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। कोमल डरते हुए कहती है, क्या इतनी रात में किसी अनजान जगह पर जाना ठीक होगा? यहां पर ज्यादातर ट्राइब्स ही रहते हैं और हो सकता है कि वो अनजान लोगों को पसंद ना करते हों। चल के देखते हैं, शायद वो सच में ही कोई मदद कर दें, आशीष कहता है। ये सोचकर उन्होंने गांव की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में जले हुए पेड़ खड़े थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी अजीब जीव के पंजों जैसी लग रही थीं। कोमल ये देखकर सहम जाती है और कस के आशीष का हाथ पकड़ लेती है। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव में लकड़ी और घास फूस की बनी हुई कुछ 25-30 झोपड़ियां थीं और कुछ झोपड़ियों के अंदर से धीमा प्रकाश खिड़कियों से बाहर आ रहा था। कुछ घरों के अंदर लोगों के बात करने की और बच्चों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। वो संकुचित होते हुए एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा कोई औरत खोलती है। कोमल शालीनता से उन्हें नमस्ते बोलती है और बोलती है, माफ कीजिए, आपको इस तरह परेशान कर रहे हैं। दरअसल हमारी गाड़ी यहीं पास में ही बंद हो गई है। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? वो औरत उन्हें सर से पैर तक देखती है और बिना कुछ बोले उन्हें अपने पीछे चलने का इशारा करती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उस औरत के पीछे चलने लगते हैं। वो औरत किसी बड़ी झोपड़ी के बाहर रुकती है और दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है और फिर बाहर आकर उन्हें अंदर आने का इशारा करती है। आशीष और कोमल अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां पर वही औरत बैठी थी जो उन्हें कुछ समय पहले हाईवे पर मिली थी। उसे देखते ही आशीष बोलता है, अरे आप? वो औरत कहती है, क्या हुआ बाबू, अभी तक यहीं पर ही हो? और हंसने लगती है। उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर कोमल को बहुत अजीब लगता है। फिर आशीष कहता है, वो हमारी गाड़ी इस कच्चे रास्ते पे बंद हो गई है, कुछ मदद मिल जाती तो अच्छा होता। इस पर वो औरत कहती है, कैसी मदद? हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं और हम तुम शहर वालों की तरह गाड़ी नहीं चलाते। यहां पर ना गाड़ी है और ना बिजली। आशीष पूछता है, क्या शहर पास में ही है या अभी दूर है? औरत बोलती है, थोड़ी ही दूरी है अब, पर तुम वहां नहीं पहुंच सकते। अब कोमल पूछती है, क्यों नहीं पहुंच सकते? तो वो औरत जवाब देती है, रात बहुत हो गई है और तूफान भी आने वाला है और इस कारण बाहर जाने में बहुत खतरा है। आशीष पूछता है, क्या आप किसी मर्द को बुला सकती हैं जो हमारी कुछ मदद कर सके? तो वो औरत गुस्से में कहती है, इस कबीले में मर्दों का आना माना है। ये गांव सिर्फ औरतों का है और मैं इस गांव की मुखिया हूं। कोमल हैरानी से पूछती है, लेकिन मैंने गांव में कुछ बच्चों की आवाज सुनी थी जो घरों से आ रही थी। उनमें कुछ लड़कों की आवाज भी थी। वो औरत जवाब देती है, हां, यहां पर लड़के भी है, लेकिन जब वो 16 साल के होते हैं उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाता है। सिर्फ लड़कियां ही इस गांव में रह सकती हैं, यही हमारा नियम है। अगर किसी लड़की की शादी होती है तो ना ही वो पति के पास उसके गांव जा सकती है और ना ही वो आदमी इस गांव में रह सकता है। वो गांव के बाहर 1 महीने में 3 दिन मिल सकते हैं बस, और उसके बाद उसे वापस आना होगा। अगर कोई वापस न आना चाहे या वापस न हो आए तो? आशीष हैरानी से पूछता है। तो वो औरत शैतानी हंसी हंसते हुए बोलती है, तो उसका एक ही अंत होगा और वो है मौत। फिर गंभीर होते हुए बोलती है, एक लड़की ने हमारे इस नियम को तोड़ने की कोशिश की थी और वो लड़की थी मेरी अपनी बेटी। उसे दूसरे कबीले के लड़के से प्यार हो गया था और वो उस लड़के के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे हमारे कबीले के नियम का पता था। औरत की आवाज गंभीर हो जाती है और वो बोलना जारी रखती है, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की तो उसने मेरी बात तो मान ली, पर मुझे क्या पता था कि उसने उस लड़के के साथ में मिलकर एक साजिश बनाई है।
हमारे कबीले का एक और नियम है कि हम सब एक परिवार की तरह मिलकर एक साथ ही भोजन करते हैं। एक ही जगह सभी लोगों का खाना बनता है और सब लोग एक ही जगह पर खाना खाते हैं। एक रात मेरी बेटी ने खाने में जहर मिला दिया और खाना खाने के कुछ देर बाद कबीले के सभी बाशिंदे मर गए। फिर उन दोनों ने सभी घरों को आग लगा दी। बोलते बोलते उस औरत की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। ये देखकर कोमल डर के मारे कांपने लगी और हकलाते हुए पूछती है, लेकिन आप तो जिंदा हैं और गांव के और लोग भी। किसने कहा कि हम जिंदा हैं? वो औरत भयानक आवाज में बोलती है और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे कि जला हुआ हो। उसका सारा शरीर कोयले की तरह जला हुआ दिखने लगा। आंखें अंगारे की तरह चमकने लगी और उसके होंठों से कुछ चिपचिपे लार की तरह बहने लगा। कोमल डर के मारे जोर से चीखना शुरू कर देती है और वो औरत जोर जोर से हंसती है और आशीष की तरफ देखकर डरावनी आवाज में बोलती है, तूने इस गांव में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये गांव सिर्फ औरतों का है और आदमियों का यहां आना वर्जित है। तूने यहां आकर अपनी मौत को दावत दी है और तू अब यहां से बचकर नहीं जा सकता। और ये लड़की, इसे हम अपने कबीले में शामिल कर लेंगे। मैं फिर से अपना कबीला शुरू करूंगी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और औरत की भयानक हंसी चारों ओर गूंज रही थी। और अचानक वो औरत तेज रोशनी के साथ वहां से गायब हो जाती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। आशीष जल्दी से टॉर्च जलाता है। अब वो किसी जली हुई झोपड़ी में खड़े थे और दीवारें जलने से काली पड़ी हुई थीं। कोमल रोने लगती है और आशीष को कहती है, वो औरत जिंदा नहीं थी आशीष, अब वो हमें भी मार डालेगी। आशीष उसे बाहों में लेकर बोलता है, मैं हूं ना यहां तुम्हारे साथ, प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और कोमल को चुप कराने की कोशिश करता है। दोनों झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें हर तरफ उजड़े हुए घर दिखे। लकड़ी की झोपड़ियां जली हुई थीं और दीवारों पर अजीब अजीब खून से लिखे मंत्र थे। जो गांव कुछ समय पहले एक साधारण सा गांव लग रहा था, अब एक भूतिया गांव में बदल चुका था। दोनों टॉर्च जलाकर गांव से बाहर की ओर चलने लगे। रास्ते में अब हर तरफ सूखे मरे हुए पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अजीब आकृतियों में झूल रही थीं। हवा में एक सड़े हुए मांस जैसी गंध थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कोमल को डर और बदबू के कारण उल्टी होने को हो रही थी। वहीं आशीष बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। हर तरफ देखने पर सिर्फ जले हुए घर और पेड़ ही नजर आ रहे थे और वो कच्ची सड़क जिस पे चलकर वो गांव में दाखिल हुए थे, अब वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। दोनों हर दिशा में इधर उधर भाग रहे थे और हर बार वो वापस उसी जगह पर आ जाते जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। वो अब इस छलावे में फंस गए थे। कोमल आशीष से रोते हुए बोलती है, आशीष, मैं मारना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। आशीष उसे हिम्मत देते हुए बोलता है, कोमल, हम यहां से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज बी स्ट्रांग। आशीष ने घड़ी देखी। अब रात के 1:30 बज रहे थे। आशीष भगवान से प्रार्थना करता है कि जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए। अचानक उन्हें हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे पास में ही कुछ औरतें बात कर रही हो, और उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें हर पल देख रहा है। तभी पास के एक घर के अंदर से दरवाजा चरमराने की आवाज आई। दोनों उस ओर देखने लगते हैं और तभी धप, दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। कोमल डर से आशीष के पीछे छुप जाती है। आशीष, अब हम क्या करें? कोमल ने कांपते हुए कहा। आशीष ने उसे चुप रहने का इशारा किया और दोनों टकटकी लगाकर उस दरवाजे की तरफ देखने लगे। आशीष ने दरवाजे के अंदर टॉर्च से रोशनी डाली। अचानक एक परछाई वहां से गुजर गई, एक ऊंची दुबली काली आकृति जिसकी लंबी उंगलियां दीवार पर रेंग रही थीं। कौन है वहां? आशीष ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, खून से। ये गांव ही तुम्हारा अंतिम स्थान होगा। दोनों तेजी से वहां से दौड़ने लगे। तभी आशीष को महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी कोमल चीख पड़ी, आशीष, कोई हमारे पीछे है।
आशीष ने जैसे ही जमीन पर नजर दौड़ाई, उसने देखा नंगे पैरों के निशान गीले और सड़े हुए उनके ठीक पीछे बनते जा रहे थे। अचानक एक भयंकर साया उनकी टॉर्च की रोशनी में प्रकट हुआ। वो आकृति करीब 7 फीट लंबी थी। ये वही औरत थी और उसकी आंखों की जगह 2 खाली अंधेरे गड्ढे थे जिनसे काले आंसू टपक रहे थे और मुंह से काली लिसली सी लार टपक रही थी। भागो! आशीष ने चीख कर कहा। दोनों डर के एक दिशा में दौड़ने लगे। उनकी हालत पिंजरे में फंसे एक जानवर की तरह थी जो इधर उधर पिंजरे में भाग तो सकता था पर बाहर नहीं निकल सकता था। दौड़ते हुए दोनों एक पुराने मंदिर के खंडहर में घुस गए। अंदर घुप अंधेरा था। आशीष ने इधर उधर टॉर्च घुमाई। कोमल ने उससे पूछा, क्या हम सुरक्षित हैं? हम अब एक मंदिर के अंदर हैं? आशीष ने निराश होकर जवाब दिया, शायद नहीं। यहां पर भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, तो शायद वो काली शक्तियां यहां पर आ सकती हैं। आशीष ने इतना कहा ही था कि उन्हें चारों तरफ से हंसने की आवाज आने लगी, जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ हंस रहे हों। ये क्या हो रहा है? कोमल ने हाँफते हुए बोला। ये शायद उन सब मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो हमें अपना शिकार बनाना चाहती हैं। हम जिस चीज को जगा चुके हैं वो अब हमारे पीछे पड़ी है, आशीष ने कांपते हुए कहा। तभी मंदिर के अंदर की हवा तेजी से ठंडी होने लगी। दीवारों पर छायाएं उभर आईं और फिर दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धीमे नंगे पैरों की आहट। दोनों ने धीरे से उस तरफ अपना सिर घुमाया। वो वहीं खड़ी थी, शरीर से काला धुआं निकलता हुआ। उसकी लंबी उंगलियां दीवार पर घिसट रही थीं और उसकी आंखों के गड्ढों से काले आंसू टपक रहे थे। फिर उसने अपना मुंह खोला। कोई नहीं बचता। और अगले ही पल वह भयानक गति से आशीष की ओर झपटी। उसने आशीष का गला पकड़ के हवा में उसे ऊपर उठा दिया। उसके लंबे नाखून आशीष की गर्दन में धंस गए थे और आशीष को सांस लेने में मुश्किल होती है। कोमल जोर जोर से चीखती है, पर इस ब्याबान में कौन उनकी मदद कर सकता था। फिर उस काले साए ने आशीष को जमीन पर पटक दिया। दोनों कैसे तैसे मंदिर से बाहर भागे और गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर कुछ अजीब मूर्तियां खड़ी थीं। कोमल रोते हुए बोलती है, हम मरने वाले हैं। आशीष कहता है, ऐसा मत कहो, हम यहां से जिंदा निकलने वाले हैं। बस तुम उम्मीद का साथ मत छोड़ना। इस हालत में भी आशीष किसी तरह उम्मीद का दामन थामे हुए था। उसे कोमल के लिए अपनी हिम्मत को संजो के रखना था। तभी जमीन पर काले हाथ उभरने लगे। हवा में घुटन बढ़ गई। तभी कुएं से कई परछाइयां प्रकट हुईं और उनके घेर लेती हैं। तभी उस औरत का साया वहीं पर आ जाता है। तुम मेरी कैद में हो, उसकी आवाज गूंजी। इस पर कोमल रोते हुए बोलती है, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम्हारे साथ हुआ उसका अफसोस है, पर उसने हमारी तो कोई गलती नहीं है। क्यों तुम हमें मारना चाहते हो? यह सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसती है। हां, यह सच है, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, पर तुमने इस गांव में आकर यहां की सुप्त आत्माओं को जाग दिया है और अब तुम इस जगह से नहीं जा सकते। कोमल फिर से रोने लगती है। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी और वो तो अब बस यही चाहती थी कि ये सब अब जल्दी से खत्म हो जाए। अगर उस औरत को उन्हें मारना है तो जल्दी से मार दे और यह प्रताड़ना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वहीं आशीष ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और वो कोमल की तरफ देखते हुए बोलता है, कोमल, मेरी बात सुनो। जल्दी ही उजाला होने वाला है। ये काली रात बस खत्म होने को है। तुम हिम्मत से काम लो, बस कुछ देर और मेरे लिए। तभी वो साए आशीष को चारों ओर से पकड़ लेते हैं और उसे कुएं की तरफ खींचने लगते हैं। आशीष उन सायों से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो साए मजबूती से उसे पकड़े हुए थे। कोमल ये देखकर आशीष के पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। उस मुखिया औरत के आत्मा पागलों की तरह भयानक आवाज में हंस रही थी। कोमल का सिर उस हंसने की आवाज से फटा जा रहा था, लेकिन वो आशीष को छोड़ना नहीं चाहती थी। आशीष को महसूस हो रहा था कि वो अब नहीं बच सकता और वो साए उसे अपने साथ कुएं में खींच ले जाएंगे। वो कोमल का हाथ पकड़ता है और प्यार से उसकी तरफ देखता है और कहता है, कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम अब तक मेरी जिंदगी में हुई सबसे बेस्ट चीज हो।
पर अभी तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने आप को बचाओगी। ये तुम्हें मारेंगे नहीं जैसा कि उस औरत ने कहा था, पर अपने कबीले में शामिल करना चाहती है। पर तुम इससे लड़ेगी और जीतेगी। खुद पर विश्वास रखो। तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। तुम्हें इस शापित गांव से निकलना होगा। वादा करो मुझसे कि तुम यहां से बाहर निकलोगी। कोमल जवाब देती है, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूं आशीष, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम दोनों इस मनहूस जगह से बाहर निकलेंगे। तुम अब गिव अप मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी कुछ ही देर में दिन उगने वाला है। तुम बस किसी तरह थोड़ी देर और लड़ती रहो, और तुम्हें मेरे लिए खुद को बचाना होगा, आशीष ने भारी आवाज में कहा। अब तक आशीष कुएं के किनारे पहुंच चुका था। वो आत्माएं उसे अंदर की तरफ खींच रही थीं, और तभी कोमल का हाथ आशीष के हाथों से छूट जाता है और वो साएं आशीष को अंदर खींच लेते हैं। कोमल जोर से चिल्लाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अचानक वो उठती है और अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करती है। जब वो बंद आंखों से भगवान को याद कर रही थी तो उसे अपने चारों तरफ भयानक चीखों की आवाज आती है। कोमल इस सब से विचलित हुए बिना मन ही मन में मां दुर्गा को याद कर रही थी। धीरे धीरे वो सब चीखने की आवाजें कम होने लगी। कोमल अपने आंखें खोलती है। वो डरावने साए चारों तरफ मौजूद थे। उनके चीखने की आवाजें जैसे कहीं दब कर रह गई थीं। कोमल में जैसे नए आत्मविश्वास का सृजन हो गया था। उसने मन ही मन मां दुर्गा का आवाहन किया और उन्हें रास्ता दिखाने को कहा। तभी उस भयानक औरत चीखते हुए बोलती है, अब मैं तुझे भी मार दूंगी। मैं किसी और से अपने कबीले को शुरू करूंगी। ये बोलकर वो शैतानी साया अपना हाथ कोमल की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये क्या? जैसे ही उस चुड़ैल ने कोमल को छुआ, उसे मानो एक जोरदार झटका लगा और वो दूर गिर गई और गायब हो गई। दूसरे साए भी वापस कुएं में समाने लगे। दूर कोमल को एक प्रकाश दिखाई देता है। कोमल उसी दिशा में बढ़ने लगती है। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था और उसकी ऊर्जा मानो पूरी तरह से निचोड़ चुकी थी। पर अब मां की कृपा के बाद वो किसी तरह से चलती रही और उस शापित गांव की सीमा से बाहर आ जाती है। वो धीरे धीरे कार तक पहुंचती है और पत्थर से कांच तोड़ देती है और डैशबोर्ड पर SOS का स्विच दबा देती है। पता नहीं अभी सिग्नल था या नहीं, पर वो बस उम्मीद ही कर सकती थी। तभी कोमल पर बेहोशी छाने लगी और वो कार के पास में ही जमीन पर गिर जाती है। कुछ घंटों बाद कोमल की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो आशीष के बारे में पूछती है। कोमल के होश में आते ही डॉक्टर जल्दी से पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस कोमल से पूछती है कि वहां पर क्या हुआ, तो कोमल उन्हें सारी बात बता देती है और आशीष के बारे में पूछती है तो इस पर इंस्पेक्टर जवाब देता है, मैडम, आपके SOS दबाने के 1 घंटे बाद कार रेंटल कंपनी की टीम वहां पहुंच जाती है और आपको बेहोशी की हालत में देखकर आपको यहां हॉस्पिटल ले आती है। उन्हें वहां पर आपके हस्बैंड तो कहीं नहीं मिले। लोकल लोग ये विश्वास करते हैं कि वो इलाका शापित है, तो इसीलिए डरते हुए जल्दी जल्दी में वो बस आपको उठाकर यहां ले आए। थोड़ी देर रुककर इंस्पेक्टर पूछता है, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप हमारे साथ उस जगह चल सकती हैं जहां पर यह सारा वाकया हुआ था? कोमल कहती है, मैं अब ठीक हूं और आपके साथ चलती हूं। कुछ ही देर में कोमल पुलिस के साथ उसी जगह पहुंचती है। वहां अब न तो कोई गांव था और न ही कोई घर, पर हां, वो कुआं अभी भी वहीं मौजूद था, पर वो कुआं पूरी तरह से मिट्टी से भरा हुआ था। कोमल को इस बात पे विश्वास नहीं होता कि एक ही रात में ये सब कैसे बदल गया। पुलिस आसपास के स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस की तफ्तीश में यह सामने आया कि कुछ दशकों पहले वहां पर एक औरतों का कबीला था और किसी हादसे में वो सब मर गईं, लेकिन उनके मरने की वजह किसी को भी पता नहीं थी। पर यह वजह अब कोमल जानती थी कि वहां पर क्या हुआ था। आगे ये पता चला कि हाईवे पर अब भी उस कबीले की एक औरत रात में कभी कभी दिखाई देती है और सड़क से जा रहे लोगों को धोखे से उस जगह पर ले जाती थी, और कुछ दिनों बाद वहीं कुएं से उसकी लाश मिलती थी। तो इस कारण स्थानीय लोगों ने उस कुएं को मिट्टी से भर दिया था। पुलिस को यकीन नहीं होता कि किस तरह से मिट्टी से भरे कुएं में आशीष समा गया, लेकिन कोमल को तो पता था कि उसने क्या देखा है, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे। उसने तो अपना सब कुछ इसी मनहूस जगह पर खो दिया था। आज इस हादसे को हुए 3 साल बीत गए हैं।
पुलिस को आशीष की लाश नहीं मिली और उन्होंने आशीष को मिसिंग डिक्लेयर करके फाइल बंद कर दी। कोमल अभी भी उसी कंपनी में काम करती है और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है जो अब 2 साल की हो गई है। कोमल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो हनीमून उनकी जिंदगी का सबसे खुशगवार वक्त होना चाहिए था, वो सबसे डरावना सपना बन गया, जिसने आशीष को हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन लिया। तो दोस्तों, ये थी आशीष और कोमल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारे छोटे से चैनल को बहुत मदद मिलती है और हमें आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाने का प्रोत्साहन देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर दूसरी डरावनी कहानियां भी चेक करें। इसी के साथ हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जल्द ही नई कहानी के साथ वापस आएंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें।